बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना में एक बड़ी तब्दीली सामने आई। फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जगह जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब को तैनात किया गया है, जबकि शिबली फराज साहब को वफाकी वज़ीर इत्तलात बना दिया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत ने नैब कानून में बड़ी तब्दीली करते हुए चेयरमैन नैब के इख्तियारात कमीशन को मुंतकिल करने का फैसला किया है और हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली आने वाले दिनों में कितनी कामयाब हो सकेगी समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज वफाकी काबीना में एक गैर मुतवक्के तौर पर तब्दीली हमें देखने में आई। फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जगह आसिम सलीम बाजवा साहब को तैनात किया गया है। क्या समझ रहे हैं आने वाले दिनों में मज़ीद क्या तब्दीली हमें नज़र आएंगी? ये बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है, इसको मैं पॉलिसी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, पॉलिसी शिफ्ट। और ये पॉलिसी शिफ्ट जो है ये हुकूमत का पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, ये रियासत का पॉलिसी शिफ्ट है। इसको मैं इस तरह से लेता हूँ। और कोरोना की जो टोटल तादाद है पाकिस्तान में वो 13,699 और अमवात जो हैं वो 283 हो गई हैं जी। और पूरी दुनिया में जो कर्व है जो एक 8,000 के करीब जाके वो रुक गया इस वक्त। और मतलब इतने जो हैं वो लोग मर रहे हैं, आईसीयू में हैं, एक जगह पे कर्व रुका हुआ है। और आने वाले दिनों के अंदर ये मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ इसके ऊपर कोरोना के ऊपर एक दो और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, उस पर बात करता हूँ। आज पहले ज़रा सियासत या जो भी मुल्की मामलात हैं। पहले तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो अपना रोल प्ले कर गई, अपनी जो इनिंग्स थी। और ये जो बात कही गई कि उनके बारे में कोई रिपोर्ट आई और उसमें कोई इस किस्म की बातें थीं और शिकायत थीं 2-3 गार्ड्स की, ये वो, इसको मैं बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा। इन बातों की कोई अहमियत इसलिए नहीं है कि इससे बड़े मामलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा के और भी आते रहे माजी में। फिरदौस आशिक अवान साहिबा बड़ी काबिल एहतराम और उनके साथ एक ज़ाती ताल्लुक़ रहा। 2002 में ये मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के टिकट से इन्होंने इलेक्शन जीता था जी। और मुशर्रफ साहब का दौर और उसके बाद फिर काफ़ी इनसे मुलाकातें वगैरह हुई। उस दौर में ये फिर चौधरी शहजाद साहब सदर थे, मुशाहिद हुसैन सेक्रेटरी जनरल थे, शौकत अजीज़ साहब, ये वो दौर है, ठीक है। तो ये मुस्लिम लीग काफ में थी, लेकिन इनके पास कोई वजारत वगैरह नहीं थी। फिर ये हुआ कि जब मुशर्रफ साहब का दौर ख़त्म हो गया तो इन्होंने उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और 2008 में इन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा, जीता। और ये उसके बाद जो है फिर कुछ अर्से के पहले शहरी रहमान साहबा थी, उसके बाद मेरे ख्याल है ये आ गई थी कायरा साहब से पहले या बाद, बहरहाल ये दरमियान में इन्होंने फिर वजारत इत्तलात संभाली। और उस ज़माने में बहुत सारे मामलात वगैरह सामने आए। मुझे याद है बहुत सा, खैर बहरहाल मैं उस वक्त क्या बात कोई पुरानी एक याद आई थी ऐसे ही, लेकिन मैं उसको साइड पर रख देता हूँ अभी। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली और तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लड़ा, लेकिन इलेक्शन में कामयाबी हासिल नहीं की। उसके बाद ये जो है वो मामले खुसूसी बन गई और जो भी इमरान खान साहब का नुक्ता नज़र था उस नुक्ता नज़र को ये बयान करती रहीं बेहतरीन अंदाज में। जो वजारत इत्तलात है वो एक हमेशा से ही, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत, इमरान खान साहब खुद वजीर इत्तलात उनके पास थी, पहली दफ़ा उन्होंने वजीर इत्तलात बनाया, ये जहन में रहे। ये इमरान खान साहब की हुकूमत में पहले वजीर इत्तलात शिबली फराज है। आज इमरान खान साहब ने अपनी एक वजारत जो है वो शिबली फराज साहब, इससे पहले कोई वजीर नहीं था, कोई वजीर इत्तलात नहीं रहा। ये इनके बाद फवाद चौधरी साहब के बाद तो ये फिर माविन खुसूसी, स्पेशल असिस्टेंट्स, तर्जुमान बहुत चलता रहा। और फिरदौस आशिक अवान साहिबा की कभी वहाँ ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई थी, पकी रही
फवाद चौधरी साहब के वक्त में भी पकी रही, यहाँ पर भी पकी रही। लेकिन जो वजारत इतलात है ना, वो किसी भी हुकूमत का एक फेस होता है। किसी हुकूमत, कोई भी हुकूमत होती है, जो उसका जो चेहरा सामने आता है वो वज़ीर इतलात के तौर पे होता है कि वज़ीर इतलात कौन है। बहुत से, अच्छा मैं ज़ाती तौर पे मैं बड़ी अजीब सी बात कहने लगा हूँ, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है कि ये वजारत होनी नहीं चाहिए। वजारत इतलात जो है वो इस कहते हैं ना, मैं कहता हूँ ना, धरती पे बोझ है तो मुल्क पे एक बोझ है वजारत इतलात। उसकी वजह ये है, उसकी वजह मैं हमेशा ये बताता हूँ कि हर अदारे का अपना तर्जुमान है। जब हर अदारे का अपना तर्जुमान है, जब वज़ीर आज़म हाउस का अपना तर्जुमान है, जब ईवान सदर का तर्जुमान है, जब पाक आर्मी का तर्जुमान है, जब PIA का तर्जुमान है, जब मतलब हर अदारे का अपना, वजारत खारजा के तर्जुमान है। आप देखिए ना, वजारत खारजा का तर्जुमान जो है वो अलग है, एक है ना, हालांकि वजारत खारजा तो हुकूमत के अंडर में ही आती है, उनका अलग तर्जुमान है। तो फिर जो है वो वजारत इतलात एक्चुअली ऐसे ही है, बस की जरूरत नहीं, उस ऐसे ही है। मतलब वो उसका भी कोई दायरा कार वो PTV तक ही रुक जाता है, ऐसे ही है बस। या वो इश्तार इधर उधर ये वो अपनी कंपनी साइड पे बना ली, उसके थ्रू इश्तार चल रहे हैं, इश्तार दिए जा रहे हैं, रेट वेट ऐसे ये होता रहा है। और इसके अलावा और कोई उसका ऐसा वो है नहीं। लेकिन ये कि बस वो एक होती है बात कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया, सारा, अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं, कोई रखा नहीं हुआ कोई खास चीज़। अच्छा, अब मामला ये है कि शिबली फराज साहब आ गए। अब शिबली फराज साहब जो हैं वो अहमद फराज साहब के साहबजादे हैं जी। मशहूर, मतलब मशहूर क्या कहूँ, मतलब शायर, एक बड़ा नाम। और अहमद फराज साहब के साहबजादे हैं। और ये जो हैं उसके साथ सेनेटर भी हैं डॉक्टर साहब। हाँ, ये सेनेट में आ गए थे, ये 2015 में मेरे ख्याल से आ गए थे। और उसके बाद ये वहाँ पे कायदे ईवान भी हैं। और ये वो गालियाँ वालियाँ देने वाले साहब नहीं है, इंतहाई नफीस आदमी है। और ये जो हैं ये भतीजे हैं बैरिस्टर मसूद कौसर साहब के। अच्छा, अब बैरिस्टर मसूद कौसर साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर रहे हैं और फिर गवर्नर रहे हैं। ये उनके भतीजे भी हैं। और जब ये आज ये हो रहा था, सारा चटक पटक हो रही थी, तो उस वक्त ये कोरोना की एक जो पार्लिमानी कमेटी, अच्छा इनकी जो दूसरी बात है, इनकी पर्सनैलिटी भी असद कैसेट जैसी है। यानी इनका उसी तरह से एहतराम करती है पीपल्स पार्टी, इनका उसी तरह से एहतराम करती है मुस्लिम लीग नून, और PTI में भी कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ लोग नहीं करते, वो उस तरह में ज़्यादा रख लेता हूँ। क्योंकि वो जो ये एक ज़रा ठहरी हुई अहमद फराज के साहबजादे, अहमद, इनसे आप ज़रा कलाम सुने ना, अहमद फराज की नज़में सुने आप, इनके वालिद साहब की नज़में सुने आप, ज़रा अदब सुने इनका, अपने वालिद के हवाले से जो तो बातें सुनाते हैं, तो एक अजीब सी एक वो जो है ना, ज़ाहिर है अहमद फराज के बेटे हैं। अच्छा, अब मामला ये है, तो इनके पास चली गई वजारत इत्तलात, लेकिन वजारत इत्तलात के बेशुमार उम्मीदवार थे। मैंने चंद रोज़ पहले कहा था कि इमरान खान साहब अपनी, जब मैं उनसे मिला तो मुझे तअस्सुर मिला कि वो अपनी मौजूदा टीम, वो दूसरी वाली टीम से खुश नहीं है जी। और मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन वो सारे ही लोग जो टीवी पे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इमरान खान साहब उनसे खुश नहीं थे। ठीक। और उनका, इन लोगों का ख्याल ये था जो टीवी पे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, एक तो फिरदौस आशिक ईवान साहबा, एक आध और साहब भी हैं जो बहुत ज़्यादा गालम गलूच या नहीं, उनसे भी खुश नहीं है। अच्छा, मेरा तासुर बिल्कुल मुख्तलिफ था उस दिन, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जैसे इमरान खान साहब, जो मैंने आपसे कहा था ना कि एक तो ये टीम है जो कि जहांगीर तरीन साहब चले गए, जहांगीर तरीन साहब को, लेकिन जो दूसरी टीम है उससे वो मुतमईन नहीं। मैंने ये बात की थी, सिर्फ मैं बात करने लगा, तो जो दूसरी टीम है, अब जो उस तरफ के लोग हैं उनसे भी इमरान खान साहब खुश नहीं है। उनको ये फीलिंग है कि कुछ लोगों ने बीच में झगड़ा करवाने की कोशिश की है। ये मैं बात बड़े आपको कन्विक्शन से बता रहा हूँ, मेरा तासुर है, ठीक है। क्योंकि मैंने जब जहांगीर तरीन साहब का जिक्र छेड़ा, मैंने मीडिया का भी जिक्र छेड़ा, ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, तो मीडिया का भी जिक्र छेड़ा। बात यह है कि इमरान खान साहब जो है, और मैंने उस दिन ये भी कहा था कि वो बात, मुझे ये थोड़ा सा लिवरेज है कि वो बात सुन लेते हैं।
उन्होंने बात सुन ली। अच्छा, ना कुछ शिकायत थी किसी की, ना कुछ, लेकिन राय थी, दे दी अपनी, ये राय है और ऐसे ऐसे बात है। अच्छा, अब मामला ये है कि ये तो हो गए शिबली फराज साहब, एक ऐसा बंदा जो कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और इमरान खान साहब और मजमूई तौर पे जो हल्के हैं, यानी हल्के होते हैं ना कि आम पब्लिक इधर उधर पढ़ा लिखा एक बंदा, एक अच्छा सा डिसेंट सा फेस, तो वो जनाब शिबली फराज साहब हैं जी। संजीदा आदमी है और रख रखाव वाले आदमी है। अच्छा, अब आ गए जनाब आसिम सलीम बाजवा साहब। अच्छा, अब आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं, आसिम सलीम बाजवा साहब से मैं थोड़ा सा बताऊं कि आसिम सलीम बाजवा साहब को ये कितने पुराने हैं। आसिम सलीम बाजवा साहब भी कुछ नहीं मेरे जितने ही पुराने हैं तकरीबन, मुझसे थोड़े से आगे पीछे होंगे। आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं, ये शायद आम लोगों को इनका नाम उस वक्त के हवाले से शायद याद हो या ना याद हो, या मेरी बात कहने के बाद याद आ जाए। जब मुशर्रफ साहब की किताब आई थी इन द लाइन ऑफ फायर, उसमें आसिम सलीम बाजवा साहब का जिक्र था। ये AMS थे, ये मुशर्रफ साहब के AMS थे और मुशर्रफ साहब के बड़े क्लोज थे। और चूंकि ज़रा यानी पढ़े लिखे, प्रूफ रीडिंग, अल्फाज वफाज, ये तो इनके ऊपर लोगों ने ये कह दिया था कि ये किताब तो लिखी है आसिम सलीम बाजवा साहब ने लिखी है, उसमें की तारीफ वारीफ हो गई थी। ये फिर साइड पे रही, ये इन्होंने उसको ना ओन किया ना डिसोन किया, और मुशर्रफ साहब की किताब। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि नाम सबसे पहले सामने कब आया नाम इनका। उसके बाद ये हुआ कि जब मुशर्रफ साहब चले गए तो फिर जनरल कियानी का दौर आ गया। अच्छा, जनरल कियानी साहब के दौर में ये दो जिम्मेदारियां, माजरत के मैं अगर कहीं गलती करूं तो मैं उसके लिए पहली माजरत चाहता हूं, लेकिन एक तो इन्होंने ये वाना के ऑपरेशन में एक्टिव थे जी, बहुत, एज अ कम्बैट, खुद फ्रंट पे जो लीड कर रहे थे। और वो बड़ा खौफनाक किस्म का मार्का था उस वक्त, वहाँ पे बहुत शहीद हुई। वो था जब रियासत अपनी रेट बहाल कर रही थी, जनरल कियानी साहब का दौर है ये। और ये अजीब अजीब किस्म की मखलूकें पैदा होंगी, जब मंगल बाग, ये था ना खूनी चौक, ये वो दौर है जब वो ऑपरेशन था। तो उसमें ये जो ऑफिसर्स गए थे, और ये ऑफिसर्स वो सारे के सारे बाद में बड़े ओहदों पे प्रमोट हुए, उनमें से मेजॉरिटी। तो आसिम बाजवा साहब फिर वहाँ चले गए, और वहाँ से फिर मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं थोड़ा सा, अभी जरदारी साहब का दौर है, पीपल्स पार्टी का दौर है, उसमें कहीं उस वक्त किसी जगह पर आसिम बाजवा साहब जो हैं वो फिर उन्होंने 111 को भी कमांड किया है। ठीक। अब मैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि ये 111 कौन सा दौर है, लेकिन शायद ये वो दौर है जब ये अदलिया वाली तहरीक चल रही है या उसके आगे पीछे, लेकिन कोई एक वक्त ऐसा है ज़रूर। मैं माजरत, क्योंकि मैं तेज़ फिलबदी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 111 को भी इन्होंने हेड किया एज ए ब्रिगेडियर, और फिर कियानी साहब के वक्त में ही ये प्रमोट हो गए एज अ मेजर जनरल। और कियानी साहब के दौर में ही, कियानी साहब के दौर में ये DG/ISPR हो गए जी। और फिर आ गया जनरल राही शरीफ साहब का दौर, तो उसमें इन्होंने कंटिन्यू किया, ये प्रमोट हुए एज ए लेफ्टिनेंट जनरल, यानी जनरल मुशर्रफ, जनरल कियानी, जनरल राही शरीफ, और फिर जनरल बाजवा साहब के दौर में ये ISPR के बाद सदर्न कमांड में चले गए। सदर्न कमांड जो है ये पाकिस्तान की एक बड़ी कमांड्स में से, सदर्न कमांड में गवादर और कोयटा, बलोचिस्तान, पूरा उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वहाँ से रिटायर हुए, CPAC अथॉरिटी में आ गए, CPAC अथॉरिटी, और अब जो है वो ऑनररी तौर पर, एजाजी तौर पर ये वहाँ चले गए। अब ये पॉलिसी शिफ्ट इसलिए है कि अब एक ज़रा सीरियसनेस का चूंकि वक्त आ रहा है ना, संजीदा, अब ये कि सिंध हुकूमत क्या कर रही है, मरकज़ क्या कर रहा है, शोर वोगा हो रहा है, तो वो थोड़ा सा संजीदा मामलात हैं। आने वाले दिनों में मईशत के हवाले से क्या बात करनी है, आपने कैसे जो है वो इस वबा से कैसे, अब आप सोचे ना, यूसुफ ISPR को इन्होंने हेड किया, JP कराची ऑपरेशन चल रहा था, नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा राही शरीफ साहब से कहा कि इनको ज़रा साइड पे करें,
वो मुझे नहीं पता कि क्यों नवाज शरीफ साहब इनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजन को इनको पसंद नहीं करते। कहते ये जो है ना, ये मतलब मेरा परवेज रशीद पीछे रह जाता है, ये क्यों आगे निकल जाता है। तो बाकायदा की बात हुई। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। उसके बाद बात करते हैं, ये वो जो पोस्ट धरना वरना दौर चल रहा है ना, ये जी। तो वो उन्होंने कहा कि यार ये जो है ना। ठीक है डॉक्टर साहब, इस हवाले से आपसे मजीद भी बात करेंगे और सियासी मामला पर भी आपसे बात करना चाहूंगी मैं। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक से पहले बात की कि ये जो भी फैसले हो रहे हैं ये एक तो पॉलिसी शिफ्ट है और रियासत ये फैसले कर रही है। जी, रियासती फैसला है और उसकी मैं वजह आपको बता रहा हूँ कि ये इसलिए अहम था इस वक्त कि बहुत सारे मसाइल के ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जा रहा था। एक पॉइंट ऑफ व्यू मुराद ये कि ऐसा लग रहा था कि सियासी जमातों का पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा लग रहा था कि वो एक नुक्ता नज़र बाहर नहीं जा रहा था। ये जो हमारे शिबली फराज साहब हैं, ये भी बहुत ज़्यादा आप समझें कि शोर शराबे से गुरेज करते हैं और पार्टी में इनको उसी तरह से देखा जाता है जिस तरह असद कैसर साहब को देखा जाता है। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। यानी असद आज जब ये ऐलान हुआ तो वो कोरोना के ऊपर मीटिंग चेयर कर रहे थे, उसमें ख्वाजा आसिफ के साथ बैठे हुए थे। ख्वाजा आसिफ भी साथ थे, मुशाहिदुल्ला खान भी साथ थे, शाह महमूद कुरैशी भी साथ थे, राजा परवेज साहब भी साथ थे। पीपल्स पार्टी को एक मीटिंग चेयर कर रहे थे, यानी तमाम पार्टी के लोगों को बिठाया हुआ था उन्होंने। दरमियान में ये ऐलान हुआ। अच्छा, अब इसमें दूसरी जो बात मैं थोड़ी सी क्लियर करके फिर मैं आता हूँ ये कोरोना के, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस पॉलिसी की बात शिफ्ट आपको इसलिए कि और शख्सियात का फिर इसके बाद और शख्सियात भी की भी लाइन लगेगी, यानी वो भी पीछे पीछे जाएंगी और भी शख्सियात, यानी जो हुकूमत की टीम में इमरान खान साहब और शख्सियात भी तब्दील करेंगे। मुझसे जिस शख्सियत की बात की थी उन्होंने, वो जो शख्सियत है वो ये फिरदौस आशिक अमान नहीं थी कम से कम। ठीक है ना, उनके नाम के साथ भी वैसे डॉक्टर आता है। चलें जी, काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं। अच्छा, अब अच्छा मैं सिर्फ एक बात को बता दूं, ये जो इंटरेस्टिंग बात है ना कि ये बड़ा एक इब्तला का दौर रहा है। ये जो दौर रहा है ना 2000 इनके आने से पहले, यानी आसिफ, अभी तो बाबर इफ्तिखार साहब हैं, उससे पहले आसिफ गफूर साहब थे 4 साल के लिए। 4 साल के लिए गालिबन 4 साल का होता है ये टेन्यूर शायद ISPR का। लेकिन हुआ ये कि आसिफ गफूर साहब से पहले ये थे आसिम बाजवा साहब। अच्छा, आसिम बाजवा साहब कैनी साहब के वक्त में आ गए थे, ये ज़रा क्लियर है बात। ठीक है। अच्छा, और कैनी साहब के वक्त में जो दूसरे DG ISPR थे वो थे अथर अब्बास साहब, वो आ गए थे जनवरी 2008 में, यानी इलेक्शन से पहले, यानी 2008 के इलेक्शन से पहले जब कैनी साहब आए, उन्होंने चार्ज संभाला एज आर्मी चीफ, तो उन्होंने अथर अब्बास साहब को वो ले आए थे। शौकत सुल्तान साहब थे उससे पहले। अच्छा, अब जो अथर अब्बास साहब हैं वो रहे 2008 से लेकर 2012 तक, और अथर अब्बास साहब जो हैं वो इंतहाई पढ़े लिखे, बहुत ही पढ़े लिखे, और वो उनका मीडिया से भी ताल्लुक, पढ़े लिखे भी, और उनके 3 भाई जो हैं वो पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के अंदर एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं, और बड़ी उन्होंने इज्जत कमाई। अथर अब्बास साहब जो 2008 से 2012 तक DG ISPR है, उनके एक भाई जफ़र अब्बास साहब जो हैं वो डॉन के जो हैं वो एडिटर इन चीफ या एडिटर इन चीफ ही हैं गालिबन। दूसरे उनके भाई जो हैं वो अज़हर अब्बास साहब, वो जियो के हेड हैं, और तीसरे उनके जो भाई हैं वो एक ज़बरदस्त, वो एडिटर भी रहे हैं अखबारों के, वो न्यूज़ डायरेक्टर न्यूज़ भी रहे हैं चैनल्स के, वो तज़िये भी देते हैं, वो भी बहुत बड़ा नाम है। और वो हैं जो हमारे मज़हर अब्बास साहब हैं। मज़हर अब्बास जो अक्सर हमारे TV पे नज़र आते हैं, तज़िया दे रहे होते हैं। हमारे तीनों दोस्त हैं, मेरे तो तीनों भाई हैं, और तो उनके भाई जो थे वो अथर अब्बास साहब जो हैं वो DG ISPR रहे 8 से लेके 12 से फिर आसिम सलीम बाजवा, फिर उसके बाद 16 से फिर ये यहाँ पे 2020। अच्छा, अब आ जाएं आप, तो ये पॉलिसी शिफ्ट है। कोरोना का क्या हाल है? कोरोना का ये हाल है कि एक तो वो रिपोर्ट आई थी उस दिन जिसमें मैंने बात की थी कि एक बड़ी अजब सी रिसर्च आई है, और उस रिसर्च की वजह से होता ये ना कि
ये कोरोना कोई नया नहीं है, ये कोविड-19 है। ये कोरोना तो चल रहा है कुछ 40 की दहाई में या 60 की दहाई में, पता नहीं कब से कौन सा कोरोना थे। ये तो ये ख़ानदान आगे पैदा होता जा रहा है ना, उसकी कई नस्लें हैं, कई शक्लें हैं। ये कोविड-19 जो है, ये कोविड-19 के ज़्यादातर जो मरीज़ थे, उस दिन भी हमने बात की थी कि उनको न्यूयॉर्क से स्टडी अमेरिका में जो हुई, वो उन्होंने बड़ी अजीब स्टडी हुई कि जिन लोगों को, क्योंकि इसमें लंग कोलैप्स होते हैं, फेफड़ों के ऊपर अटैक होता है, और फेफड़ों के ऊपर अटैक होने के बाद फिर यही होता है कि फौरी तौर पे वेंटिलेटर पे डाला जाए जाके। तो जिन लोगों को वेंटिलेटर पे रखा गया, उसमें पता ही चला कि उसमें 90%, 88 से 90% लोग इंतकाल कर गए वेंटिलेटर पे। अब जनाब इंतकाल की फिर वजूहात सामने आई कि जी क्यों इंतकाल हो गया उनका। डायबिटीज़ थी, ओबेसिटी थी, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स थे, ये थे वो थे। लेकिन ये बड़ी खौफनाक बात कि पूरी दुनिया वेंटिलेटर्स के पीछे लगी है, और ख़बर ये आ रही है कि ये जो है, ये दूसरी आज वाली खबर है, मैं उस दिन की खबर को कंप्लीट कर लूँ। लेकिन आज ये हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा काइंडली कीजिएगा, इसको बाकी अखबारों ने भी सबने दिखाया है, लेकिन ब्रिटेन से अब एक बरतानिया से एक रिसर्च आ रही है नई, और वो ये कह रही है कि जो कोविड के पेशेंट्स को बरतानिया में वेंटिलेटर्स पे रखा गया, उसमें सिर्फ 34% में चांस रहा बचने का। यानी देखें, वेंटिलेटर एक ऐसी चीज है जो, यानी जिसके लोग नहीं लोग ढूंढ ही रहे हैं कि कोरोना होगा तो वेंटिलेटर, भाई वेंटिलेटर होगा तो कोरोना से बचेंगे। पहली बात तो ये लोगों को, जो मैंने कल भी कहा था ना, कि लोग अपना जहन बना लें कि उन्होंने कुछ अरसे कोरोना के साथ रहना है। कोरोना का अभी कोई वैक्सीन नहीं आ रही, कोई दवा नहीं आ रही। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे होता है ना कि डायबिटीज हो गई, तो डायबिटीज के बाद क्या होता है, लोग रहते हैं डायबिटीज के साथ, वो अपनी शुगर केयर कंट्रोल रखते हैं, खाने पीने के एहतियात करते हैं, क्या। इसी तरह से किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो ब्लड प्रेशर के साथ लोग रहते हैं। इसी तरह थोड़ा सा कोरोना के साथ हमने रहना है। कैसे रहना है? सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मिलना नहीं है, मास्क पहनने हैं, जो जो चीज समझ में आ रही है, लॉकडाउन में जाना है, इसमें जाना है। क्या खूबसूरत दिन आज, जहां पे स्पेन में इतने हफ्तों के बाद बच्चों को घरों से निकलने की इजाजत मिली। हम खराज तहसीन पेश करते हैं पूरे स्पेन को, पूरे यूरोप को। क्या डिसिप्लिन कौम, और मेरे कुछ तवक्कुआत से ज्यादा वो उन्होंने किसी जगह पे खिलाफ वर्जी नहीं की। बच्चे आज पहली दफा कई हफ्तों के बाद उनको घर से निकलने की इजाजत मिली, वो अपने अपने घरों से बाहर निकले कई हफ्तों महीनों के बाद, और उनका जो कर्व था वो फ्लैट हो गया। अब 34% जो हैं वो सिर्फ ऐसे लोग हैं जो बच सकते हैं वेंटिलेटर पे, बरतानिया में, वहां 90%। यहाँ पे अब सवाल ये है कि क्या वजह हुई, इतनी बड़ी गलती हुई है, यानी इसको इस तरह से लिया जाए कि कुछ लोगों को वेंटिलेटर पे डाल दिया गलत और वो मर गए। वो ना डाला जाता तो ना मरते, क्योंकि ये जो स्टडी है बरतानिया की, ये कह रही है कि सीपैप पे चले जाए। आपको याद है इस प्रोग्राम में मैंने कई दफा बात की, से बात कर चुके हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि सीपैप ये होता है जो मास्क लगा के ना, जो मास्क और सिलेंडर के जो बेसिक ऑक्सीजन देते हैं ना, वेंटिलेटर पे डालेंगे तो नए प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। और ये अब अमेरिका से भी आ रही है बात, और बात आ रही है बरतानिया से। आपसे इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे डॉक्टर साहब। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, मौजूदा हालात के तनाजुर में हुकूमत ने एक तो स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो हिकमत अमली है वो अपनाने का फैसला किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये स्मार्ट लॉकडाउन कितनी कामयाब हो सकेगी आने वाले दिनों में। और एक और ख़बर की 18वीं तरमीम के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, अपोजिशन जमातों की जानिब से उस पर काफ़ी रिमार्क सामने आ रहे हैं। उस हवाले से पहले तो ये जो कोरोना के हवाले से मैंने बात यहाँ पे की थी, इसकी मैं इसका लिंक यहाँ पे आपको दे दूँ। ये बरतानिया में 6720 अफराद जो कि क्रिटिकली इल पेशेंट्स थे, जो कि बहुत शदीद बीमार थे, जिनके लंग्स कोलैप्स हो गए थे या वेंटिलेशन का प्रॉब्लम था, उनके ऊपर रिसर्च हुई। और लिंक मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। ये नेशनल ऑडिट एंड रिसर्च सेंटर ICNARC की ये रिसर्च है, और इसके मुताबिक जो अक्सरियत है पेशेंट्स की, वो वेंटिलेटर्स पे जाने के बाद उनका इंतकाल हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही, ये इसको काइंडली बड़ा कर दें ताकि थोड़ा सा देख लें। ये बिल्कुल वैसी ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है जैसी रिसर्च अमेरिका से आई और उस पर बहस हो रही है कि वेंटिलेटर्स पे रखा और लोग मर गए। ठीक, जबकि वेंटिलेटर होता ही इसलिए है कि
वो किसी तरह से ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाया जाए। अब उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा हो जाती है, सूजन आप कहें या जो बाकी ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, पूरी टीम चाहिए होती है वगैरह वगैरह। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सी पैप्स की तरफ तवज्जो दी जाए। और फिर ये है कि थोड़ा सा रहना भी सीखें ना हम तो, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की कि अभी इसकी फौरी वैक्सीन नहीं आ रही और फौरी अगर इसका इलाज कोई नहीं आ रहा तो थोड़ी आदत तब्दील कर लें, जैसे हम कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब मौसम बदल रहा है तो ज़रा ठंडा पानी ना पियो, ऐसे छोटी छोटी बात, ये इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और बाज़ारों में ना जाएं और इकट्ठे ना हो और मास्क पहने और केयर करें तो ठीक है, कुछ अरसे रहें इस तरह से जब तक कि इसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आ जाता। और इस दौरान तैयारी करें कि पाकिस्तान में अगर पीक आती है, अल्लाह ना करे जो पीक की तरफ जा रहे हैं और जो हम अक्सर बात कर चुके हैं आने वाले दिनों के अंदर, शेख रशीद साहब कह रहे हैं सड़कों पे आएंगे लोग, हुकूमत के लोग भी कह रहे हैं अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन डॉक्टर्स जो फर्स्ट कराची में ताजिर बरादरी बहुत ज्यादा तादाद है। ये जो पिछले दिनों बात हुई थी ना कि तादाद नहीं बताई जा रही, वो एक डॉक्टर्स की तरफ से कॉन्फिडेंशियल लेटर था, वो लीक हो गया था कहीं, और उसके बाद वो बात हुई, डॉक्टर्स ने लेटर्स लिखे हैं कॉन्फिडेंशियली कि हमें हमारी सेहत को, हमें पीपीज नहीं दी जा रही, हमारे पास सेफ्टी किट्स नहीं मिल रही। एक हॉस्पिटल बासी थी, हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है कराची का, वो पूरे आप समझ लें कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को केयर करता है, वहाँ पे उनका इमरजेंसी बंद पड़ी है पूरी। बात यह है कि डॉक्टर्स पॉजिटिव आने शुरू हो गए हैं, नर्सिंग स्टाफ पॉजिटिव आने शुरू हो गया। अब सबसे पहले उनको चीज़ें पहुँचाएं दें, ये बाकी जो भी कुछ चल रहा है ये चलता रहेगा, सियासत, बयानबाजी, फलाना डिमा। अच्छा, एक बात ये होगी। दूसरी 18वीं तरमीम के हवाले से देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर रहा है हमेशा कि 18वीं तरमीम की में बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा हुए हैं और वो इस दौरान में नजर भी आए हमें कि जी एक कोई बयानिया सूबे का नजर नहीं आ रहा इस वक्त। लेकिन जो मामला हैं इस वक्त फौरी तौर पे इस वक्त 18वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत चाहिए आपको, ठीक है, दोनों ईवानों से। और वो 2/3 अक्सरियत कैसे होगी, कौन मुज़ाकरात करेगा, कौन बैठेगा, क्या होगा? अभी तो एक इजलास ही नहीं हो पा रहा ना, एक इजलास जो था वो ही नहीं हो पा रहा पार्लियामेंट का। तो फिर पार्लियामेंट का इजलास तो होगा, तो फिर होने के बाद जो है वो कहीं कंसेंसस बनेगा, कमेटियां बनेंगी, कोई रिव्यू होगा और 18वीं तरमीम पूरी हटेगी, कुछ उसमें शिकें हटेंगी। मेरी बात हुई ऑपोजिशन की जमातों से, मैंने कहा जी आप तो कहते हैं जी हम तो एक ही बात में इंटरेस्ट, ये बड़ी अजीब बात है। कहते हैं 18वीं तरमीम में 58(2)B जो थी वो खत्म थी, हम चाहते हैं 58(2)B बहाल हो जाए। मैंने क्या? कहते हैं हाँ 58(2)B बहाल कर दें, हम देखते हैं, हो सकता है वो पीपल्स पार्टी के लोग थे, कहते हैं हो सकता है फारूक भाई की तरह आरिफ भाई बन जाए। मैंने कहा क्या? कहते हैं हाँ 58(2), हम तो हमारी तरफ से तो अगर करना है तो इसको भी करें 52। मैंने कहा ये क्या चक्कर चल रहा है ये कोई नहीं ताजिब बकरी। आरिफ अलवी साहब इंतहाई मोहतरम और करीबी दोस्त हैं इमरान खान साहब के, लेकिन बहरहाल आज एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि डॉक्टर साहब इसको छेड़ने से तनाज़ात जन्म देंगे। अभी कोई ऐसी मुझे नहीं पता ये बात तो आई है और ये पेशा महमूद कुरैशी साहब ने भी कुछ कहा है वो, लेकिन अभी 2/3 मेजॉरिटी तो इससे पहले जब सादा एक कानून पास होना था तो उसके ऊपर बहुत मामला ऊपर नीचे हुए थे, तो 2/3 मेजॉरिटी ऐसे तो नहीं सारी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। अभी कहीं फिलहाल ये मुझे चीज नजर नहीं आ रही, जाएगा तो सब कुछ ही जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी। डॉक्टर अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह।